नमस्कार, प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हमारे साथ हैं ज्योतिर्मय से हरिमोहन जी। आपका बहुत-बहुत स्वागत है और उसी के साथ प्रारंभ के इस मंच के यंग टर्क, मैं अब इनको कहने लगा हूं, युवा तुर्क इनको कहने लगा हूं, आदित्य मैडमैन रिएक्ट से। आदित्य, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है। और दर्शकों, विषय है एक बार फिर केजरीवाल। सब मिले हुए हैं, सब मिले हुए हैं। इस बार केजरीवाल खुद हिले हुए हैं और उनकी इस हिलने को कंफर्म कर दिया। कहते हैं कि जब जहाज में से एक कोई जंतु भागने लगे, जहाज छोड़ने लगे, नाव छोड़ने लगे, तो इसका मतलब है कि वो जहाज डूब रहा है, वो नाव डूब रही है। केजरीवाल के साथ भी यही हुआ। केजरीवाल के 8 एमएलए उन्होंने पार्टी छोड़ दिया, त्यागपत्र दे दिया। हालांकि इससे न केजरीवाल की सेहत पर कोई फर्क पड़ने वाला है, न उनकी सरकार पर कोई फर्क पड़ने वाला है। आज जब हम बात कर रहे हैं तो 1 तारीख हो चुकी है, 5 तारीख को वोटिंग होनी है, 8 तारीख को दिल्ली की कुंडली और केजरीवाल की कुंडली एक साथ बाहर आ जाएगी। दिल्ली की कुंडली जब मैं कह रहा हूं तो राजनीतिक कुंडली, और केजरीवाल जब मैं कह रहा हूं तो पॉलिटिकल, चारित्रिक और धूर्तता वाली सारी कुंडली बाहर आ जाएगी। लेकिन ये 8 का जाना ये साबित तो कर गया, कंफर्म कर गया कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी तो केजरीवाल से 2013 से लड़ रही है दिल्ली में, कांग्रेस से भी लड़ रही है। लेकिन कांग्रेस से अब केजरीवाल जिस तरीके से लड़ने को उतर आए हैं और जिस तरह से पिछले 48 घंटों में आपने देखा होगा, एक अजब तरीके के आक्रामक हो चुके हैं दिल्ली में। वो लड़ तो बीजेपी से रहे ही हैं, लेकिन कांग्रेस के साथ। इसका मतलब है कि कांग्रेस उन 15 सीटों पर, क्योंकि कांग्रेस लड़ ही 15 उन सीटों पर रही है जहां पर मुस्लिम मतदाता डोमिनेट, वैसी भी वही है। भाजपा के लिए कहा जा रहा है भाजपा को 50 सीटों में ही दिल्ली के अपना बहुमत तलाशना है। ऐसी स्थिति में इन 8 का भागना किस तरफ संकेत करता है, इसकी शुरुआत करेंगे हम हरिमोहन जी से। हरिमोहन जी, प्रश्न है ही नहीं कोई। 8 का भागना ही अपने आप में बिंदु है, प्रश्न है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये कि इस समय पर 8 का भागने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है केजरीवाल के हिला हुआ होना, केजरीवाल की घबराहट उसके चेहरे पे साफ नजर आना। जिस तरीके से केजरीवाल की इस समय पर घबराहट नजर आ रही है, वो बौखलाया हुआ नजर आ रहा है। पहली बार ऐसा नजर आ रहा है जिसमें वो हिसाब लगा के दे रहा है कि भाई 5,000 रुपए बिजली के, 5,000 रुपए पानी के, 5,000 रुपए आने जाने के, सब चीजें मिला मिला के मैं 25,000 रुपए महीने की तुम्हारी मदद कर रहा हूं। और 25,000 रुपए अगर मैं चला गया, ये देखिए, उसके बाद वो डरा रहा है कि अगर मैं चला गया तो ये 25,000 रुपए महीने की जो मदद है ये तुम्हारी नहीं हो पाएगी। और उसके साथ साथ मिडिल क्लास को भड़का रहा है। मिडिल क्लास आज तक, अच्छा मजे की बात पता है क्या है, आज तक केजरीवाल ने कभी भी किसी भी मतलब कभी भी मिडिल क्लास के बारे में सोचा ही नहीं था। उसने उसका कोई भी बयान उठाकर देख लीजिए, मिडिल क्लास के बारे में नहीं मिलेगा। वो वक्फ बोर्ड के बारे में कह रहा होता है कि मैं ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा। वो मुसलमानों के बारे में तो खुल के सपोर्ट कर रहा होता है, मौलानाओं को खुल के तनख्वाह दे रहा होता है। 9,000 रुपए के 18-19,000 रुपए महीना कर रहा होता है। 9,000 रुपए तनख्वाह थी पहले इनकी, जो मौलवी वगैरह होते थे, इमाम होते थे, इनके 19,000 रुपए करी सीधा। कहता है यार 9,000 में क्या होता है, 19,000 रुपए कर देते। पहली बार ऐसा हुआ कि पुजारियों और ग्रंथियों को भी तनख्वाह देना शुरू करने की बात कर रहा है। इसका मतलब ये है कि भाई हाँ, ये हिला हुआ है। बस इसने जो 17 जनवरी तक जो उम्मीद, हम सब उम्मीद लगाए बैठे थे कि 17 जनवरी को ये क्या करने वाला था, ऐसी पूरी खबर थी कि ये डिस्कस कर रहा है कि क्यों ना मैं 2 सीटों से लड़ लूं। जब ये बात आई कि मैं 2 सीटों से लड़ लूं, तो इसका सीधा मतलब है कि भाई केजरीवाल को नई दिल्ली सड़क सीट जो है वो जाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि नई दिल्ली की सीट पर संदीप दीक्षित बहुत मजेदार काम कर रहा है। और साथ में जो प्रवेश वर्मा है, उसका एक बीजेपी के नाम का जो वोट बैंक उसके साथ है वो है ही। हाँ, ये जरूर है कि कहीं ना कहीं ग्राउंड, अच्छा एक चीज और, कि जो आम आदमी पार्टी के खुद के विधायक हैं जो इस समय पर चुनाव लड़ रहे हैं, या कैंडिडेट जो चुनाव लड़ रहे हैं, आपको पता है ये लोग मनीष सिसोदिया और इसको बुलाना नहीं चाहते। किसी भी बिग शॉट आम आदमी पार्टी
पार्टी को बुलाना ही नहीं चाहते। वो कहते हैं भैया हम खुद लड़ लेंगे, प्लीज तुम लोग मत आना। क्योंकि जनता हमारे नाम पर तो एक बार को वोट, पहली बार सोच कर देखिए कि हमारे नाम पर तो वोट दे दे, लेकिन तुम्हारे नाम पर वोट नहीं दे पाएगी। तुमसे चिड़ी हुई है, लिटरली तुमसे चिड़ी हुई है। अब जब इस तरीके की सिनेरियो आ जाता है, ग्राउंड पे लोगों को समझ में आ जाता है कि कौन कौन सी सीट पर जहां जहां मिडिल क्लास थोड़ा सा भी स्ट्रॉन्ग है। मैं टिपिकल देखिए 3 तरीके की दिल्ली में सीटें। एक वो सीट है जो प्योरली मुस्लिम डोमिनेटेड सीट है, वहां पर भी हालत खराब है। जहां जहां उन सीटों पर केजरीवाल ने सॉरी कांग्रेस ने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट उतारे हैं, वहां वहां पर आम आदमी पार्टी की हालत खराब है, क्योंकि वोट डिवाइड हो रहा है। इमरान हुसैन का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बल्ली मारान सीट पर, जिसमें एक राशन की दुकान को लेकर पूरे का पूरा मोहल्ला इमरान हुसैन के खिलाफ खड़ा हुआ है। ये कहता है कि तूने कहा था, ये कहते हैं कि तूने कहा था एक राशन की दुकान खुलवाएगा, तूने राशन की दुकान नहीं खुलवाई। यहां तक कि उसके हाथ से माइक तक छीन लिया और इमरान हुसैन चुपचाप सर झुका के चला गया। ये सीन अगर आ रहे हो, मुस्तफाबाद सीट, जो जब दिल्ली में 3 सीटें बीजेपी जीती थी, तो उसमें एक सीट मुस्तफाबाद सीट भी थी, जो प्योरली मुस्लिम बहुल सीट है। वो 2020 में हार गई थी, लेकिन 2015 के अंदर तो वो सीट जीती थी। उसमें जिस तरीके का त्रिकोणीय मुकाबला था, और कांग्रेस का जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट था, हारून यूसुफ नाम था शायद उसका, वो जिस तरीके से वोट्स काट के गया था, आम आदमी पार्टी हार गई थी। इस बार भी वैसा ही मुकाबला वहां पर दिखाई दे रहा है। बाबरपुर वगैरह सीट के ऊपर ताहिर हुसैन जिस तरीके से आया, वो दिखाई दे रहा है। यानी जो 14-15 सीटें बीजेपी दिल्ली में ये मान के चलती है, और ये आपको सबको समझना पड़ेगा, 15 सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी के लिए है ही नहीं। यानी उन सीट, वो मुस्लिम वोट बहुल सीटें हैं, 12% जो वोट है वो डिसाइड करता है। तो लगभग वो जो 15 सीटें हैं, उन 15 सीटों के ऊपर बीजेपी जो है वो जीतने की संभावना भी नहीं रखती। इसीलिए बीजेपी, जहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी 70 का टारगेट रखती है, बीजेपी जो है वो मात्र 55 से शुरू करती है। यानी जो 70 में से 35 लेके आना होता है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने, बीजेपी ने वो 55 सीटों से लेके आना होता है। तो जो 55 सीटों से लेके आना होता है, तो उसको ज्यादा हाई नंबर स्कोर करना होता है। ये आज से नहीं है, ये शीला दीक्षित के समय से है। शीला दीक्षित के टाइम पर भी अगर आप देखते हैं तो 15 सीटें तो सीधी कांग्रेस के खाते में वैसी चली गई। अब 15 सीटों के अंदर वैसी चली गई, और उस 55 में से लगभग 8 से 10-12 सीटें जो है वो झुग्गी झोपड़ी बहुल सीटें होती थी, और शीला दीक्षित उन्हें भी टारगेट करती थी। तो यानी सोचकर देखिए, 30 का आंकड़ा तो उनके पास वैसे ही आ गया। लगभग 30 सीटें तो कांग्रेस के पास वो आ गई, जो कि मतलब बीजेपी से डरता है, क्योंकि बीजेपी मिडिल क्लास की पार्टी है। अब सोचिए, मिडिल क्लास, अच्छा उसके बाद बीजेपी के साथ समस्या क्या, मिडिल क्लास। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ है जो मिडिल क्लास गुस्से में है, और वो मिडिल क्लास यूनाइटेड है। वो कहीं ना कहीं ये कह रहा है, यार तूने तो दिल्ली बर्बाद करके रख दी, हम सपने देख रहे हैं कि हमारा लाइफस्टाइल बढ़िया होगा, तुमने इसे जहन्नुम बना दिया। दूसरी तरफ दलित वोट बैंक या झुग्गी झोपड़ी, अच्छा झुग्गी झोपड़ी वोट बैंक में, या झुग्गी झोपड़ी जिसे काउंट किया जाता था, उसमें ज्यादातर जो है वो पुरबिया वोट है, पूर्वांचली, हमारे यहां से पुरबिया कहते हैं। पूर्वांचली जो वोट है, उस पूर्वांचली वोट को भी अगर आप देखेंगे तो पहली बार उसमें भी डिवीजन है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि बीजेपी का टारगेट असलियत में वो 15% स्विंग वोट बैंक है, जो सेंटर में तो बीजेपी को देता है, लेकिन स्टेट के अंदर वो जो है, असेंबली के अंदर वो आम आदमी पार्टी की तरफ चला जाता है। मोदी जी ने जब ये कहा कि भाई सीधी सी बात ये है कि इस टाइम पर तुमने कांग्रेस को दे दिया, आपदा वालों को मौका दे दिया, कल की ही स्टेटमेंट है, कांग्रेस को मौका दे दिया, आपदा वालों को मौका दे दिया, एक बार हमें भी मौका दे के देख लो, मेरी डबल इंजन की सरकार जो है वो काम करेगी। जब ये मामला आया ना कि डबल इंजन की सरकार, और योगी जी उसका एक स्टैंडर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, योगी जी उसका एक स्टैंडर्ड है, और आम आदमी पार्टी जो है वो इसके सामने कहीं, और केजरीवाल बार बार पूछ रहा है मेरे सामने कौन, मोदी कह रहा है मेरे तेरे सामने कोई भी नहीं, लेकिन डबल इंजन की सरकार में एक इंजन मेरा जो होगा ना, वो दिल्ली को भी आसमान पे लेके जाएगा। यूपी तो एग्जाम्पल देख सकता है, हरियाणा एग्जाम्पल देख सकता है। यहां केजरीवाल हिल गया, यहां उसकी खराब हो चुकी है, और इधर से जो सिचुएशन चेंज हो रही है,
वो कहीं ना कहीं इसे फंसा के खड़ा कर चुकी हम्म। और इसीलिए केजरीवाल घबराया घबराया है और इसी चीज ने फिर 8 के अंदर डर बिठा दिया। 8 और वैसे भी 8 तो टिकट भी नहीं मिली थी और ठीक उनके बात है। पास एक न्यूसेंस वैल्यू थी कि वो शोर हो हम्म। गया, शोर हो गया, हाँ जी भागे भागे भागे, भगदड़ हो गई, भगदड़ हम्म। हो गई। भाई ये खरगोश जंगल में भाग रहा है कि आसमान गिरा, आसमान गिरा, आसमान गिरा। क्या होता है, उस खरगोश की बात सुन के 10 15 20 50 जो है वो इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। इसे ठीक आप बात। ऐसे ट्रैक, ये शुरू में खबर आई 5 की कि 5 एमएलए ने छोड़ा, फिर वो आई 7 की, 7 फिर वो फिर आई 8 हो गया। 8, ठीक। और उसके बाद अब खबर आ रही है कि 20 पुराने और जिनको टिकट नहीं मिली वो भी छोड़ रहे हैं। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये एक ठीक। असर क्रिएट हो, मतलब एक शोर क्रिएट करेगा, ओए छोड़ गए छोड़ गए छोड़ गए छोड़ गए। असर है नहीं है वो बात की बात है, लेकिन कम से कम ये है जो अभी स्विंग वोट है ना, जो सोच रहे दूं बीजेपी को ना दूं, वो कहेगा अच्छा केजरीवाल तो भाड़ में गए, इसको दे देते हैं। इसका असर एकदम ठीक हो बात है। सकता है, बहुत बड़ा नहीं लेकिन ये एक जो होगा। आपने, बिल्कुल बिल्कुल हरिमोहन जी, ये जो आपने बाद में बात की ना, ऐसी घटनाओं का इन्हीं वोटर्स पर सबसे ज्यादा असर होता है, जो डिवाइडर पर बैठ के खड़े होते हैं और इस पर वोट करते हैं कि यार माहौल किसका है, किसका टेम्पो हाई है, सरकार बनाने कौन जा रहा है, लाओ जो जीत रहा है उसको जिता दो, एक धक्का और दो और ईवीएम का बटन खोल दो। ये वाले मानसिकता का एक बड़ा वोटर होता है। और वो अगर 3-4% भी होता है जो जीतने वाले के साथ हो जाता है, ये हमारी आदत है, ये हमारी मतलब सकारात्मकता भी हमारे समाज की आदत है। ये वाली जो बात है, ये न्यूसेंस वैल्यू जरूर हो गई, उनको टिकट भी नहीं मिला था, ये भी सही है। लेकिन कम से कम ये जो हम बात कर रहे हैं, जिसको कि हरमोहन जी ने बिल्कुल लास्ट में कहा कि वो लोग जो बिल्कुल खड़े हैं और सोचते हैं कि जिसका माहौल बन रहा है उसके साथ चले जाओ, तो उन पर ये असर करेगा, ऐसा आप देख रहे हैं? नमस्ते अवनीश सर। बिफोर आई स्टार्ट, नमस्ते एंड जय श्री राम टू ऑल द व्यूअर्स। सर, जैसा आपने मेंशन किया कि जो एमएलएज हैं जो अभी लास्ट मोमेंट पे शिफ्ट किए हैं, एक तरीके से रिजाइन देके आम आदमी पार्टी को छोड़ रहे हैं, और उसको देखने का एक नजरिया ये भी हो सकता है कि भाई डूबती हुई नाव में कोई सवारी नहीं करना चाहता, और अगर 8 तारीख के बाद वो लोग छोड़ते तो उनपे आम आदमी पार्टी के साथ होते हुए विधानसभा का 2025 का चुनाव हारने का तबका लग जाता। तो उन्होंने सोचा कि भाई कुछ दिनों पहले ही हट जाते हैं। अब मैं जो स्विंग वोटर्स हैं उन पे आऊं, उससे पहले मैं अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की जो ताकत है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उस पे प्रकाश डालना चाहूंगा। जो छोड़ के जा रहे हैं वो खुद कह रहे हैं कि भाई आम आदमी पार्टी जो है वो, मतलब अरविंद केजरीवाल बहुत ही भ्रष्ट आदमी है, और उसने आम आदमी पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन भी चेंज कर दिया। उसने 2 साल का जो कन्वीनर की पोस्ट थी, जो टाइम लिमिट था, उसको बढ़ा के लाइफ टाइम के लिए बन चुका है। डिक्टेटोरियल भी है वो इस तरीके के इल्जाम खुद लगा रहे हैं। लेकिन मीडिया क्या कह रहा है कि टिकट ना मिलने की वजह से, नाराजगी की वजह से ये लोग जा रहे हैं। तो आप ये ताकत देखिए कि आज भी उसकी ताकत इतनी है कि भले ही वो डूब रहा है लेकिन उसको बचाने के लिए लगे हुए हैं लोग। तो जो एमएलए जब इस तरीके की मेन स्ट्रीम मीडिया की न्यूज जो स्विंग वोटर्स है वो सुनते हैं, तो उनको ऐसा प्रतीत होता है कि यार इस आदमी को विक्टिमाइज किया जा रहा है, गलत, इसके साथ गलत किया जा रहा है, इसको जेल में भी डाला गया और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए। और तो और इसके जो लास्ट मोमेंट जो लोग हैं, ऑपरेशन लोटस जो है, इस वर्ड को ऐसा आप इविलिफाई किया गया है, इतना इविलाइज किया गया है इस वर्ड को कि ऑपरेशन लोटस भी लोगों को लगता है कि यार भाजपा तो ईडी सीबीआई लेके चुनाव लड़ती है। मुझे अब अच्छे से याद है 2024 के लोकसभा के टाइम पे जो स्विंग वोटर्स थे जिनसे बातचीत होती थी कभी कभी चलते फिरते, तो उनका भी यही कहना था कि भाई बीजेपी को देखो सब गलत कर रही है, वॉशिंग मशीन लगा के रखी है, लोगों को लाती है और अपने यहाँ रख लेती है। प्लस उनका अगर आप देखें तो ईडी सीबीआई लेके चुनाव लड़ती है। तो हर तरीके के जो इस तरीके के इल्जाम होते हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया लगाता है, या बड़े ही क्लेवरली जो आईटी सेल है आम आदमी पार्टी का या जिस भी पार्टी का, कांग्रेस का, लगाते हैं, तो ये स्विंग वोटर्स पे स्टिक करता है, क्योंकि उनकी जो पॉलिटिकल एक्यूमेन है, जो उनकी पॉलिटिकल समझ है, वो इतनी ही है कि लास्ट मोमेंट देखेंगे, जैसा आपने भी जिक्र किया कि लास्ट मोमेंट देखेंगे किस तरफ की वेव है, हमारा वोट वेस्ट नहीं होगा अगर हम विनिंग कैंडिडेट को दे देंगे। लेकिन जब विनिंग कैंडिडेट या विनिंग पार्टी को ही फैब्रिकेट किया जाता है बड़े स्मार्टली कि ये पार्टी के साथ गलत हो रहा है, इस पार्टी के साथ जनता खड़ी है, ये जीतने वाली है, तब ये जो स्विंग वोटर्स होते हैं, इनमें से 5-6% भी अगर इधर उधर हो गए, गलत जगह वोट डाल के आ गए, तो बहुत बड़ा बेनिफिट हो सकता है सामने वाले को। तो आम आदमी पार्टी तो इसी उस पर टिकी हुई है कि भाई स्विंग वोटर्स को किसी तरीके से अपना साइड कर लो, अरविंद केजरीवाल को प्योरली विक्टिमाइज करके कि भाई ये इनको हर कोई सता रहा है। अभी मैं देख रहा था एक होर्डिंग लगा के रखी इन लोगों ने कि पूरा बीजेपी एक तरफ है और केजरीवाल अकेला खड़ा हुआ है। तो इस तरीके से जब प्रोजेक्ट किया जाता है तो लोगों को लगता है कि हाँ यार देखो, बड़े बड़े दिग्गज नेता, होम मिनिस्टर अमित शाह, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, और जितने बड़े बड़े नेता हैं, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, ये सब मिल के हमारा जो एक नेता था दिल्ली का अरविंद केजरीवाल, इसके खिलाफ आ गए हैं।
जबकि लोगों की इतनी समझ नहीं होती है कि वो समझे कि भाई इनके लिए भी अखिलेश यादव रैली कर रहे हैं, या इनके लिए टीएमसी का सपोर्ट आ रहा है वेस्ट बंगाल से, या कैसे जो इस तरीके की फोर्सेस हैं जो करप्ट हैं, और सबको पता है इंडिया अलायंस किस तरह के गठबंधन है, मगर उतना दूरदर्शी सोच नहीं होती है जो स्विंग वोटर्स है। तो और अगर आप देखें, मैं एक और होर्डिंग देख रहा था, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी अकाउंटेबिलिटी पे तो उनको कोई यकीन नहीं है। उनका है कि सामने आके एकदम सफेद झूठ बोलो और पीछे अगर जरूरत पड़े तो माफी मांग लो। तो इन्होंने एक होर्डिंग लगा के रखी थी कि बीजेपी के गुंडे, और उसमें रेवन्ना है जो यहाँ का आपका जेडीएस जनता दल सेकुलर, उसको उसकी फोटो लगा दी है भाजपा के कैंडिडेट्स में कि भाजपा का कैंडिडेट रेपिस्ट है, मास रेपिस्ट। अब इस पे कौन उसको जाके पकड़ेगा या कौन रिपोर्ट करेगा, किसी को मतलब नहीं है। लेकिन जो आम वोटर है जिसकी इतनी पॉलिटिकल समझ नहीं है, उसको नहीं पता है कि ये कहाँ का वोटर, ये कहाँ का एमपी था, या ये जो किस पार्टी का है, ये इंडिया अलायंस का है कि एनडीए के अलायंस का है, तो उस पर इस तरीके की चीजों का प्रभाव पड़ता है। तो अभी भी चुनाव भले ही भाजपा की तरफ जाते हुए दिख रहा हो हमें, लेकिन लास्ट मोमेंट तक कुछ कह नहीं सकते। केजरीवाल बहुत ही कनिंग है, और मुझे लगता है पिछले 2 डिकेड या जब से केजरीवाल आया है राजनीतिक पटल पे 2013 से, इससे ज्यादा कनिंग और शूट पॉलिटिशियन मैंने तो नहीं देखा। हर बात पे इसकी एक ही स्ट्रेटेजी रहती है कि इससे पहले इसको आंसर देना पड़े, ये तुरंत काउंटर क्वेश्चन कर देता है। यमुना वाले पानी में हमने देखा कि पहले पॉइजनस बोल दिया, लेकिन उससे बैकट्रेस नहीं किया, उसने उल्टा पानी की बोतल भरवा के अपने सब जितने भी एमएलए से उनको दे दिया, और एक अलग ही षड्यंत्र रच दिया कि भाई इनको बोलो कि कांग्रेस और बीजेपी वाले पी के दिखाएं। तो ये हमेशा हमेशा एक स्टेप आगे की सोचता है। तो कुछ भी हो, कैसा भी हो ये पॉलिटिशियन, मगर जनता को बेवकूफ बनाने की जो इसकी अदा है, जो इसका स्टाइल है, वो तो अकल्पनीय है। और इसीलिए मुझे डर लगता है कि भाई जो स्विंग वोटर्स है, आज जैसे अभी हरिमोहन सर ने भी मेंशन किया कि इसने इतना अच्छा एक वीडियो बनाया है कि 25,000 रुपए की चपत लगेगी आपको अगर आपने बीजेपी को वोट दिया। अब 5 दिन पहले ऐसा एक अमाउंट किसी के दिमाग में बैठाना, वो साइकोलॉजिकली बड़ा इंपैक्ट करता है। 25,000 भले ही ना हो, लेकिन अगर 5-6 हजार भी है, तो जो मिडिल क्लास है, जो इस समय परेशान है, आज जब बजट आएगा देखते हैं उसके लिए क्या राहत आती है क्या नहीं आती है, तो वो परेशान तो है। और अगर उसको 5-6 हजार का भी उसने कैलकुलेशन कर लिया कि हाँ यार इतना तो मेरा बचता है, तो हो सकता है वो मन मार के कि सेंटर पे तो भाजपा है ही है, अब अरविंद केजरीवाल को ही वोट डालते। तो हर चीज बड़ी क्लेवरली करता है, और इसने वो भी टारगेट किया है बीजेपी के सपोर्टर्स को। इसने ओपनिंग रिमार्क ही ऐसा दिया कि बीजेपी के सपोर्टर ने मुझसे पूछा कि केजरीवाल जी चुनाव के बाद आपका क्या होगा, तो मैंने उससे कहा तुम्हारा क्या होगा। तो आप इसको ये देखिए कितना चालाक है ये। इसको पता है कि आम आदमी के जो सपोर्टर्स है वो तो काफी हद तक से नाराज हो चुके हैं, कि उनको इसकी असलियत पता है। मेन स्ट्रीम मीडिया की जरूरत नहीं है उन्हें जानने के लिए, वो तो अंदर के लोग, उनको पता है कैसा आदमी है। लेकिन जो बीजेपी के सपोर्टर्स है जो इसको नहीं जानते, उनको अपील करने की कोशिश कर रहा है। तो ये अंतिम दम तक छटपटा रहा है। मतलब हर तरीके की हमें जो राजनीतिक दावपेच देखने मिल जाएंगे 5 तारीख से पहले, ये मेरा पूरा विश्वास है। ठीक बात है, आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि ये धूर्तता की पराकाष्ठा कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। एक तरफ कांग्रेस के वोटर हमारे पास आए और हमने उनसे ये कहा, और फिर उन्होंने ये कहा, लास्ट में उन्होंने कहा हाँ जी मान जाएंगे, फिर बीजेपी वाला, ये तमाम तरह की धूर्तता वो कर रहा है। लेकिन उसी के साथ ये भी सही है कि फ्लोटिंग जो 16-18% वोटर है, कुल मामला कुल खेल उन्हीं का है। क्योंकि इतिहास गवाह है, दिल्ली का वोटिंग पैटर्न गवाह है, 2013 से लेके और पिछले इलेक्शन तक भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट कहीं नहीं गया है। उनका वोट इंटैक्ट रहा है, लोकसभा में तो रहा ही रहा है, विधानसभा में भी रहा है। उसको थोड़ा सा बढ़ना है, या तो केजरीवाल के वोट को बिखरना है। दिल्ली का पूरा चुनाव सिर्फ इस पर है कि केजरीवाल का कितना वोट कम होता है। वो भले बीजेपी के पास नहीं आए, केजरीवाल का वोट वो स्विंग वोट में से थोड़ा सा चलाए, क्योंकि बीजेपी ने भी तो बास्केट सजा के रख दी है फ्री बीस की, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि भाई जैसा चरित्र वोटर का है वैसा ही चरित्र पार्टी का भी बनना है। केजरीवाल के अगर फ्री बीस की तारीफ अगर करता है कोई, उसको अगर आलोचना नहीं करता है, तो ऐसे आदमी की कोई नैतिकता नहीं है, कोई नैतिक आधार नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी के इन ऑफर्स की बुराई करे। क्योंकि यहां तो फिर नैतिकता गई तेल लेने दिल्ली के मामले में साफ तौर पर। हरिमोहन जी और आप आदित्य जी, आप दोनों की अंतिम टिप्पणी मैं चाहूंगा। ये बहस सब ओपन कर रहा हूं, अगले 2-3 मिनट में इसको कंक्लूड करेंगे। ये तो साफ है ना, बीजेपी का वोट कहीं नहीं जा रहा जितना है। सामने वाले को वोट कम होने के कितने चांस दिख रहे हैं? क्योंकि 15 सीटों पे कांग्रेस लड़ रही है साफ तौर पर। एंटी इनकम्बेंसी ये होती है भाई, मोदी जी के साथ हो गई तो केजरीवाल कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। तो कांग्रेस की तरफ, ओवैसी की तरफ जाते हुए एक एक वोट निकलेंगे तो आम आदमी पार्टी केजरीवाल की ही जेब से। ऐसे में दिल्ली ने ये चरित्र अगर पाल लिया है कि हमें 4,000-5,000 का फायदा हो रहा है, जिसकी कि आप हरिमोहन जी आप तो हमेशा पैरवी करते हैं, और ये चीज इफेक्ट कर रही है दिल्ली के मामले में, इसमें कोई शक नहीं है। अब स्थिति पलटती हुई दिखाई दे रही है
कि भाई ये सब तो बीजेपी भी देगी, तो फिर उसके साथ क्यों नहीं जाए। और फिर मोदी की गारंटी, जैसा कि आदित्य ने कहा, आपने भी कहा कि मोदी सामने आ गए कि भाई कि हम हैं, डबल इंजन की सरकार है और वो करके दिखा रहे हैं। आदित्यनाथ का फैक्टर आपने ही बताया। कैसे देखते हैं आप दोनों अंतिम टिप्पणियों में? प्लीज हरिवंश जी, आप म्यूट हैं सर। सर मेरा अपना मानना है कि असलियत में पहले आप एक फैक्टर देखिए कि डिफरेंस कितना है बीजेपी और आम आदमी पार्टी में। डिफरेंस है, या सबसे पहले मेजॉरिटी मार्क्स 30 मार्क जो है वो 35-36 का है, और केजरीवाल के पास अभी भी 63 सीट्स है, यानी अप्रोक्सीमेट 27 सीटों का अंतर है। हमें पहले बात तो ये समझना होगा। 27 सीटों में आप कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो 15 सीटों पर लड़ रही है पूरी ताकत से, तो 15 सीटों में से वो सिर्फ 5 पर लड़ रही है। हम ये मानते हैं कि कांग्रेस फैक्टर वहां पर काम कर रहा है, तो 15 सीटें आप वो निकाल दीजिए, तो आपके पास यहां पर कितनी सीटें बची? वो 15 अगर निकल गई तो वो कांग्रेस के पास ही आएंगी, कोई गारंटी नहीं है। वो बीजेपी के पास आएंगी, कोई गारंटी नहीं। हम उसमें से 5 सीटें ऐसी मानते हैं जो बीजेपी के पास आ गई, ठीक है। तो साहब, या केजरीवाल की 5 सीटें कम हो गई, तो सर 63 में से 5 घटाते हैं तो आपके पास बनता है 57। अब आप ये कह रहे हैं कि बहुत सारा वोट जो है वो स्विंग करेगा और मोदी की गारंटी और इन सबके पास जाएगा। मैं सिर्फ एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, केजरीवाल का जो 15% की लीड है बीजेपी पर, 54% और 38-39%, यानी 15-16% की लीड, तो वो स्विंग वोट क्या 16% का है? मुझे नहीं लगता। सर अगर 16% का डिफरेंस काउंट नहीं कर पा रही हैं तो इसका मतलब ये, चलो मैं 12% वोट हटा देता हूं, मुस्लिम वोट बैंक जो कि बीजेपी को वोट करता ही नहीं, वो सारा सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस आम आदमी पार्टी को वोट करता है, तो सर फिर भी 54% में से अगर आप 12% घटा देते तो 42% है। 4% का मार्जिन हर सीट पर है। अब क्या सब में मैं वही कैलकुलेट कर रहा था। हाँ, 4%, ठीक है। क्या वो जो 5% का जो वोट मार्जिन है, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, उस 5% के वोट मार्जिन को क्या वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा? नहीं। कई जगह ये वोट बीजेपी के पक्ष में ज्यादा जाएगा, कई जगह कांग्रेस में, मतलब वो स्विंग करेगा। सर जितनी मर्जी कोशिश कर लें, 27 सीटों का डिफरेंस है मेजॉरिटी मार्क्स से। बीजेपी को 35 सीटें अपनी लानी है, 3 से 35 करने के लिए 32 पे उसको मेजॉरिटी मार्क्स चाहिए। बहुत अच्छी बात। और बीजेपी ने 1993 के बाद जो सबसे ज्यादा अच्छा अपना परफॉर्मेंस किया था, जब ट्रायंगुलर मुकाबला था, यानी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों के दोनों पूरी ताकत से लड़ रहे थे और कांग्रेस के पास 16% वोट थे, तब भी बीजेपी मेजॉरिटी मार्क क्रॉस नहीं कर पाई थी। कांग्रेस 4.4% वोट पे है, वो 10% से ऊपर जाने वाली नहीं है। और ऐसी सिचुएशन के अंदर बीजेपी कितनी सीटें ले जाएगी और कितना बंदा मोदी से वो हो जाएगा, और हमें इस चीज को समझना होगा। केजरीवाल के ऊपर कम्युनल होने का आरोप नहीं है, ठीक बात है। मोदी के पीछे पूरा विपक्ष पड़ा हुआ है और किसी ना किसी मामला, अच्छा केजरीवाल के ऊपर एलीट क्लास होने का आरोप भी नहीं है। अच्छा, बीजेपी पर ब्राह्मण बनियों की पार्टी होने का आरोप है, तो एक बड़ा सेक्शन जो है वो इस वजह से भी बीजेपी को गालियां ही बकेगा। हिंदुत्व के नाम पर और दूसरे नाम पर जो एंटी हिंदुत्व वाले लोग हैं वो गालियां ही बकेंगे। तो और दिल्ली में ये फैक्टर सबसे ज्यादा है। मैं नाउम्मीद नहीं हूं, बीजेपी पिछली बार से अच्छा परफॉर्म करेगी, लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि डिफरेंस जो है सर वो बहुत ज्यादा है। इसको पाट पाना अभी मुझे थोड़ा सा उम्मीद कम लगा नजर आ रही। एकदम ठीक बात है हरिमोहन जी, हम नहीं भूल रहे। आपने बहुत अच्छे तरीके से ये सारी संख्याएं और आंकड़े आपने बताया। मैं एक आंकड़ा आपके सामने पेश कर रहा हूं, और आदित्य हरिमोहन जी की बात बिल्कुल तथ्यात्मक है, और उन्होंने फैक्ट्स और फिगर्स के साथ ये बात रखी है कि नंबर्स बहुत ज्यादा का अंतर है। मानते हैं साहब, 4% का मामला है, वो भी बिल्कुल सही बात है, वो भी समझ में आती है कि मानते हैं साहब। लेकिन एक आंकड़ा आदित्य आपके साथ रख रहा हूं, चाहूंगा आपकी अंतिम टिप्पणी हरिमोहन जी की बात को समेटते हुए कि साहब 2013 में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी निकल के आई थी ट्रायंगुलर मुकाबले में। 31 सीटें थी उसके पास, केवल 5 सीटों की कमी थी बहुमत की, ठीक है।
वोट शेयर उसका जितना भी था, करीब मुझे याद आता है जहां तक कि 32 दशमलव कुछ %, अगर मैं कमी नहीं कर रहा हूं, चलिए मान लीजिए 32 दशमलव कुछ था। 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, यानी 2 महीने की सरकार चली, गिर गई, और उसके बाद 1 साल का राष्ट्रपति शासन रहा। 2015 में जब चुनाव हुआ, नरेंद्र मोदी आ चुके थे, अमित शाह दिल्ली में मौजूद थे, यानी भाजपा की सरकार आ गई थी 14 वाली, और भारतीय जनता पार्टी के वोट शेयर में हरिमोहन जी केवल 0.88%, 1% से भी कम, 0.88% वोट की कमी हुई थी, और भाजपा को कितनी सीटों का नुकसान हुआ था? 31 से सीधे 28 सीटों का नुकसान हो गया था, 0.88% वोट शेयर कम होने पर 28 सीटों का। इसलिए आप जो ये 28 सीटों का मार्जिन बता रहे हैं, दिल्ली का वोटिंग पैटर्न ऐसा है कि अगर कहीं 2%, 1% भी हुआ, तो ये 2015 के आंकड़े हैं, दर्शक जाके देख लें कि 0.88% वोट शेयर बीजेपी का कम हुआ और सीटें घट गई 28। तो ये आंकड़े क्या कहते हैं साहब, इन आंकड़ों के सामने? आदित्य जी। धन्यवाद सर। मैं इस पे 2 पॉइंट रखना चाहूंगा। पहला तो लोकसभा 2024 के बाद हम लोगों ने साफ साफ देखा कि भले कितना भी इल्जाम लगे कि ईवीएम हैक होता है या क्या होता है, मगर 80 वोट से 100 वोट से भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट इधर से उधर हो जाती है। और जैसा कि आपने भी स्पष्ट किया कि जो वोटिंग परसेंटेज है, और वो रफली मतलब वो प्रोपोर्शनली ट्रांसलेट नहीं होता नंबर ऑफ सीट्स एक्वायर्ड में। तो इसलिए भाजपा का जो वोट शेयर है विधानसभा का, वो 33 से 38 की रेंज में रहता है, तो उनका तो वही रहता है। अगर सीट्स पे देखें तो जैसा आपने बताया 2013 वाले में जहां 31 सीट आती है, उसके बाद 3-8 इस तरीके से सीट आती हैं, तो 10 की भी बाउंड्री क्रॉस नहीं कर पाते वो लोग। तो वो थ्योरी पे तो मैं नहीं जाना चाहता। मगर दूसरी चीज जो आपने स्टार्टिंग में जो ओपनिंग रिमार्क कही थी, मैं उस पर एक बार अपना प्रकाश डालना चाहूंगा कि बीजेपी के जो थिंक टैंक्स हैं वो अब समझदार हो चुके हैं 2024 लोकसभा के बाद कि सबका साथ, सबका विकास और समावेशी बनने की जो उनकी इच्छा थी वो पॉलिटिक्स में नहीं काम आ रही है। इसलिए अगर आप देखें तो उन्होंने महाराष्ट्र में भी जो एनडीए की सीट्स का डिवीजन था बड़े ही टैक्टफुली किया, जिनमें उनको पता था कि उनकी जीत के चांसेस बहुत ज्यादा है। इसलिए उनका स्ट्राइक रेट अगर हम देखें तो 155-60 सीट लगभग कॉन्टेस्ट की थी, इफ आई मेमोरी सर्व्स मी वेल, और 132 सीटें निकाली थी। तो सिमिलर स्ट्रेटेजी इन्होंने लगाई दिल्ली के लोकसभा में कि जब यहाँ पे हम 7 की 7 सीटें जीतते हैं तो इन 7 लोकसभा की जो विधानसभा सेगमेंट्स है जिसमें हमारी जीत होती है उनको टारगेट करें। तो ऐसे उनकी 52 सीट्स निकल के आए कि भाई ये 52 सीट्स हमारी स्ट्रॉन्ग होल्ड है। तो उन्होंने कहा सिंपली इसी पर टारगेट करते हैं। मेजोरिटी मार्क 35 है, और अगर हमने अपना जो वोट शेयर है वो 6% भी बढ़ा दिया, 5-6% बढ़ा दिया, तो हम सेफली निकल सकते हैं। उनका ये थॉट प्रोसेस है। दूसरी चीज हम जो नजरअंदाज कर रहे हैं इस समय, आरएसएस का और बीजेपी का जो आपस में रिफ्ट हो गया था 2024 के लोकसभा के टाइम पे, वो सारी चीजें जो है वो सारी खाई पट चुकी हैं। और देखें कि हरियाणा में जिस तरीके के हरियाणा में देखा गया, बिल्कुल ठीक बात। सिमिलरली महाराष्ट्र में की, तो इस बार मुझे लगता है कि दिल्ली विधानसभा का भी वोटिंग परसेंटेज स्पाइक करेगा, और वो जितना भी स्पाइक करेगा उसका मोस्टली जो है वो भाजपा की तरफ ही जाएगा। और जहां तक घूम फिर के फिर से हम आ जाएंगे जो स्विंग वोटर्स की बात है, ये वो वोटर्स हैं जो कि दिल से तो नेशनलिस्ट लोग हैं, लेकिन केवल फायदों के लिए, फायदे इन द सेंस की राहत के लिए, अब राहत ही बोलना बेटर राहत के लिए, ठीक बात है, राहत के लिए वो लोग अरविंद केजरीवाल के साथ जाते हैं। तो भाजपा ने 3 स्टेप में मैनिफेस्टो निकाल के, और मोदी जी ने बार बार हर रैली में ये बात दोहरा के कि आपकी कोई भी सुविधा बंद नहीं होगी। मुझे लगता है कि 90% तक के तो लोग जो सुनते हैं, थोड़ा बहुत भी ध्यान रखते हैं राजनीति पे, उन लोग के मन से तो डर निकाल दिया है। अब इसमें कितने लोग वापस एक्चुअली वहां जाके ट्रांसलेट करके वोट भी दे के आएंगे इस विश्वास के साथ कि हाँ नरेंद्र मोदी, ये तो आपको पता लग जाएगा। जी, ये आपको पता लग जाएगा। तो यही मेरा आपको पता लग जाएगा निश्चित तौर पर। दिल्ली का चुनाव जितने कम मार्जिन से एक एक सीट निकलती है, उतना ही बिल्कुल कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। और सबसे एक सौत बात की एक बात, हंग पार्लियामेंट, हंग असेंबली अगर आई तो फिर ये मामला और ज्यादा रोचक हो जाएगा। और यहीं पर इन 8 विधायक जिनका भले टिकट काट दिया, जो इस समय पार्टी छोड़ के गए, आने वाली स्थिति अगर कहीं हंग असेंबली की हुई तो क्या होगा। इसलिए इस न्यूसेंस की भी अपनी एक वैल्यू है। और अरविंद केजरीवाल का हिलता हुआ कंफर्म कर दिया खुद उनके गिरोह के इन 8 भागे हुए दस्युओं ने, क्योंकि अल्टीमेटली ये सारे के सारे हैं तो देशहंता ही, नकारात्मक राजनीति करने वाले, भारत को तोड़ने की तमन्ना रखने वाले। और एक चीज और बता दें साहब, कम्युनल न होना भी अपने आप में कट्टर कम्युनिटी, ये इस देश में 2014 में राष्ट्रीय स्तर पर सिद्ध हो चुका है। तो इसलिए दिल्ली कितना गंगा जमुनी तहजीब वाली है, ये भी देखा जाना बाकी रहेगा। दर्शकों, बहुत एक विस्तृत विश्लेषण करने का हमने प्रयास किया, आंकड़ों के साथ प्रयास किया। हरिमोहन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आदित्य जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों के चैनल्स को हमारे दर्शक आप सभी से सुधीजनों से विनम्र निवेदन है, दोनों के नाम के आगे उनके चैनल लिखे हुए हैं, हरिमोहन जी का ज्योतिर्मय और आदित्य जी का मैडमेंट वेट। प्रारब्ध आपका अपना है ही, हम तीनों को आशीर्वाद दीजिए। नमस्कार।